स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षा नीति में। आशा करता हूँ कि आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और बढ़ते हैं अपने मैथ्स के आए हुए पिछले वर्षों में सवाल की तरफ। पहला सवाल कि ए किसी काम को 40 दिन में और बी उसी काम को 50 दिन में कर सकता है। यानी कि ए किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है और बी जो है वही काम 50 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया, लेकिन फिर बाद में बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेगा? ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार्य और समय, और इसमें छोड़ने वाले टॉपिक्स ज्यादा मिल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि टोटल काम कितना था। टोटल काम कितना था कि ए काम को 40 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 50 दिन में कर सकता है। जो टोटल कार्य होता है, कुल कार्य है, वो होता है इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो गई होगी कि देखते पता लग जाएगा दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 200। अब यदि मैं इस 200 को 40 से डिवाइड करूंगा तो यहां पे निकल के आएगी कि क्षमता। क्षमता यानी कि क्षमता बोलते हैं कि मैं एक दिन में कितना काम कर सकता हूं, वो होती है क्षमता। अब मैं देख पा रहा हूं कि टोटल कार्य 200 है और इस 200 कार्य को 40 दिन में कर सकता, तो एक दिन में कितना काम कर सकता है वो 5 काम। ये कैसे आ रहा है, यानी कि 200/4। समझ आ रहा है? चलिए देखते हैं। यदि बी टोटल 200 काम 50 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा वो 4 काम। अगर मैं देख पा रहा हूं कि अगर ये दोनों एक दिन काम करें तो एक दिन में ये दोनों ए 5 काम कर रहा है और बी 4 काम कर रहा है, यानी कि एक दिन में ये दोनों कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में काम कर रहे हैं 9। 5 इसने किया, 4 इसने किया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिन तक काम किया। ए और बी ने कितने दिन तक काम किया, 5 दिन तक। तो यानी कि एक दिन में 9 काम किया तो 5 दिन में कितना काम पूरा कर दिया, 45। अब काम कितना बचा भाई, 45 काम हो गया, 200 था पूरा, तो काम कितना बचा, 200 में से 45 घटाओ तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 4 गए 5 और 1, यानी कि अब काम कितना बचा 155। क्या करेंगे, शेष काम को ए अकेले कितने दिन में पूरा कर लेगा। काम कितना बचा हुआ है अब 155। ए की क्षमता कितनी है 5, तो कितने दिन में पूरा कर लेगा, 5 एकम 5 दिया 15 और 5 एकम 5, यानी कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, 31 दिन में। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर 13.5% हो जाती है तो वार्षिक ब्याज 3690 रुपए बढ़ जाता है, मूल धनराशि कितनी होगी। सबसे पहले साधारण ब्याज की अगर मैं छोटी सी बात करूं तो आई बराबर यानी कि PRT/100, यानी कि आई क्या है यहाँ पे, आई है यहाँ पे इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज, P मूलधन, R दर और D क्या है समय। यानी कि अगर मैं देखूं यदि इन दोनों को मैं कांस्टेंट कर दूं तो I जो है वो डिपेंड कर रहा है इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, R के। यदि मैं R को बढ़ाऊंगा तो साधारण ब्याज भी बढ़ेगा और यदि मैं R को घटाऊंगा तो साधारण ब्याज भी घटेगा। अब उसने कहा कि पहले जो दर थी वो कितनी थी, 9% थी, लेकिन अब दर बढ़कर कितनी हो गई है, दर हो गई है अब 13.5%। अगर मैं इसे भिन्न में बनाऊं तो 13 दूनी 26 और 1 27/2, यानी कि पहले दर इतनी थी अब दर इतनी है। कितनी बढ़ रही है ये, अब मैं देख पाऊं अगर तो ये बढ़ रही है 27/2 माइनस 9/1, यानी कि 27 माइनस 18/2, यानी कि 9/2। इतने परसेंट दर बढ़ रही है। इसकी वजह से ब्याज कितना बढ़ा है, यानी कि इसकी वजह से जो ब्याज है वो कितना बढ़ा है, 3690 रुपए। तो पूछ क्या रहा है कि मूल धनराशि कितनी होगी। धनराशि अपने आप में कितनी होती है 100%, तो यदि ये इतना है तो 100 कितना होगा। अब मैं देखूं इसे 3690 ये गुणा में, तो ये किस में आएगा, भाग में, ये भाग में देख किस में जाए, गुणा में, और किसकी पूछ रहा है 100 की वैल्यू, तो गुणा 100। काट दो अगर कट रहा है तो ये 9 चौक 36, 9 एकम 9 और ये 0 ऐसी 2 0, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी 82,000, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल कि दो छात्र ए और बी को पुरस्कार राशि के रूप में कुल 4,400 रुपए मिले।
कितने रुपए मिले कुल 4,400 रुपए। यदि ए को बी को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया गया। देखिए ये लाइन है यहाँ पे जो मेन है कि जो ए है उसको जो बी है जितनी राशि प्राप्त हुई उसका 120% किसको मिला है, ए को मिला है। तो बी को कितनी राशि भुगतान किया गया। सारी का सारा खेल जो है लैंग्वेज का है। लैंग्वेज समझ आए तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। कि मैं बात करूं अगर ए और बी की, मैंने कहा कि यदि ए को 100 रुपए मिले, कितने मिले 100 रुपए, तो इसका 120 कितना होगा भाई। मैं देखो 100 का 120% यानी कि 120 बटा 100, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि ए को कितने रुपए मिले 120 रुपए। और छोटा अनुपात बना लो, अगर मैं इसे 20 से काट दूं तो 20 छंग 120 और 20 पंजे 100, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग ए और बी में कितना रेशियो आया 6:5 का रेशियो आया। तो टोटल कितना है 6 और 5 11, और 11 का मतलब कितना दिया है 4,400 रुपए। तो एक का मतलब कितना हो गया 400। किसका पूछ रहा है बी का। बी को कितने मिल रहे हैं 5, तो 5 का मतलब कितना होगा रुपए 2,000। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। जैसे जैसा क्वेश्चन बोल रहे हो उसे करते चलो। कि जो ए है उसकी आय बी की आय से 50% अधिक है, यानी कि यदि ये 100 है तो इसकी आय कितनी है 150। यदि ए की आय में 30% की वृद्धि कर दी जाए, या तो इसका 30% निकाल दो या फिर डायरेक्ट इसका ये अपने आप में कितना है 100%। यदि इसमें 30 की वृद्धि कर दी यानी कि कितना कर दिया 130 बटे 100, तो ये कितना हो जाएगा 15 या 45, 4 15 का 15 और 4 19, यानी कि वृद्धि के बाद ये कितना हो गया 195। और बी की आय में 40% की वृद्धि यानी कि 100 का कितना 140, तो कितना होगा 140। तो ए और बी की संयुक्त आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, यानी कि पहले इनकी संयुक्त आय कितनी थी, मैं देख रहा हूं तो कितनी थी 250 रुपए। और यदि मैं अब देखूं इनकी संयुक्त आय कितनी है 5 9 4 13, 1 और 1 2 और 1 3। अब संयुक्त आय कितनी है 335 रुपए। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, सबसे पहले देखो कितनी वृद्धि हुई 335 और 250, 5 और 13 में से 5 के कितने बचे 8, यानी कि 85 रुपए की वृद्धि हुई। कितने पे हुई 250 पे हुई, गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 से कितनी बार 17 बार, 17 दूनी 34% की वृद्धि। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल कि यदि इन तीनों की मल्टीप्लाई किया जाए, चारों की मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आंसर होगा। सबसे पहले यदि पॉइंटों में तुम्हें कुछ भी दिखाई दे रहा है, यानी कि समझो जरा एक बात अगर मैं तुम्हें समझाऊं कि यदि 0.02 दिखाई दे रहा है और इसकी मल्टीप्लाई 0.2 में करनी है, तो सबसे पहले देखो डिजिट की मल्टीप्लाई डिजिट में कर दो, यानी कि 2 2 जा 4, इतना ही होगा। अब पॉइंट कितने डिजिट बाद आएगा, सबसे पहले टोटल पॉइंट गिन लो कितने हैं भाई 1 2 3 है टोटल, तो 3 के बाद पॉइंट आएगा, यानी कि 1 2 3। इसका आंसर कितना होगा 0.004। अब मैं यहां पे देख पा रहा हूं पॉइंट कितनी बार है, पहले एक बार पॉइंट को गिन लो 1 2 3 4 5 6, यानी कि पॉइंट कितने के बाद आएगा 6 के बाद आएगा। 6 के बाद देख लो कौन से ऑप्शन में है 1 2 3 4 5 6, इसी में ही है, तो ये आंसर हमारा राइट हो गया। अब देखते हैं इसको अलग तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। जरा समझो कि यदि मैं ऐसे नहीं कर पा रहा तो सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई कर दो, यानी डिजिट डिजिट की मल्टीप्लाई कर लो। पहले 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2, 3 7 जा 21 मल्टीप्लाई 8 2 जा 16, 16 1 जा 16 6 और 1 16 2 जा 32 और 1 33। अब बात करूं पॉइंट की, तो पॉइंट कितने बाद आएगा 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 और ये आ गया यहाँ पे पॉइंट, और ये हो गया इसका आंसर। चलिए देखते हैं अगला सवाल कि किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत का 120% है।
यदि उसकी लागत 25% बढ़ा दी जाए और विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितने परसेंट होगा। चलिए देखते हैं कि मैंने मान लिया उसकी लागत मूल्य जो थी वो ₹100 थी, मान लिया ऐसा, कितनी थी, ₹100 थी। तो उसे उसकी लाभ कितना हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है लागत मूल्य का 120%, यानी कि ₹100 का 120%। अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा, ₹120। तो यानी कि लागत ₹100 थी, लाभ 120 हुआ, तो उसका क्रय यानी कि विक्रय यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस, उसने वस्तु कितने में बेची, 100 की वस्तु थी, 120 का लाभ हुआ, तो यानी कि टोटल उसने ₹220 में वस्तु को बेच दिया। अब वो कह रहा है कि यदि उसकी लागत 25% बढ़ा दी जाए, यानी कि पहले लागत 100 थी, अब लागत कितनी कर दी, 25% बढ़ा दी, यानी कि अब लागत कर दी ₹125, और विक्रय मूल्य जो था यानी कि 220 था वही रखा। तो लाभ विक्रय मूल्य का कितने परसेंट होगा, यानी कि मैं देखूं कितना लाभ हो रहा है, 220 में से 125 को घटाओ तो 10 में से 5 गए 5, और 11 में से 2 गए कितना आएगा, 9, यानी कि 95 का लाभ हो रहा है। किस पे पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य कितना है, 220 गुणा 100। अब 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 11 बार और 2 से ये 5 बार। अगर मैं इनकी गुणा करूं तो 5 पंजे 25, 2 5 नहीं 45 है, तो 47 बटा 11, तो 11 चौक 44, 3 5 11 33, यानी कि 43 पॉइंट कुछ आएगा। और वो पूछा है निकटतम पूर्णांक तक सही, तो कितना है, 43। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15%, 20% व 18% की 3 क्रमिक छूटों देने के बाद उसे 2230.10 रुपए में बेचा जाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। मैंने मान लिया कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, x रुपए है। अब x रुपए यदि 15% की छूट दे दे तो यानी कि वस्तु कितने की बेची, 85/100 गुणा 20% की अगर छूट दे तो वस्तु कितने की बेची, 80/100 गुणा 18% की अगर छूट दे दे तो वस्तु कितने की बेची, 82/100। इतनी छूट देने के बाद वस्तु कितने की जा रही है, 2230.10 की। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, यानी कि अंकित मूल्य यानी किसकी वैल्यू पूछ रहा है वो हमसे, x की वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि x मैंने क्या माना है, वस्तु का अंकित मूल्य है। चलिए देखते हैं इसे सोल्व करके। काट दो जो कट रहा है, 0 से 0 कैंसिल, और ये 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ये 5 से कितनी बार, 17 बार, और 2 से कटा 2 से 50 बार, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। अब जो है भाग में उधर गुणा में, और जो गुणा में है वो भाग में, यानी कि ये आया 2230.10 गुणा 100 गुणा 50/17 गुणा 4 गुणा 41। पॉइंट हटाए नीचे कितनी जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो, और 100 से 100 कैंसिल। और कुछ कट रहा है भाई, 2 दूनी 4 और 2 से कितनी बार, 25 बार। और ये अब इसे काट लो, 2 से काट लो पहले, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये आ गया, और 2 पंजे 10, और फिर से 2 पंजे 10, और अगर इसकी तुम मल्टीप्लाई गुणा भाग करोगे तो इसका आंसर जो होगा वो लगभग कितना होगा, 4000 रुपए। इसका सही जवाब होगा। कैलकुलेशन करके देख लेना, क्योंकि अगर मैं इसे करने लग गया तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। और मेरी एक छोटी सी बात कि जो दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है, जो उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं वो कैलकुलेशन पे डिपेंड होते हैं, कि उनमें जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत बड़ी दी होती है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करके जाएं आप, जिससे आपको पेपर में दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं। एक सवाल है कि 5 मित्रों का औसत मासिक वेतन 62,000 रुपए है, यानी कि 5 मित्र हैं, उनका जो औसत वेतन है वो कितना है, 62,000 रुपए।
5 मित्रों में से एक सुरेंद्र की पदोन्नति हो गई, यानी कि एक का प्रमोशन हुआ और उसके वेतन में वृद्धि हो गई। और यदि वेतन में वृद्धि होने के बाद जो उनका औसत है, यानी कि 5 का ही जो नया औसत बना, नया उनका जो औसत है वो ₹64,250 हो गया। तो जो सुरेंद्र है उसके वेतन में कितनी वृद्धि हुई थी? चलिए एक छोटा सा सवाल देखते हैं। पहले मैंने बताया था कि औसत बराबर योग बटे संख्या, और संख्या बराबर योग बराबर औसत गुणा संख्या। अब मैं कहूंगी 5 दोस्त है, 5 का मासिक वेतन कितना है? 6 है। समझना जरा। और एक की वृद्धि, एक का जो वेतन है वो बढ़ गया, और जिससे वेतन जो है वो 7, मासिक वेतन कितना हो गया? औसत वेतन 7 हो गया। 5 का ही कितना हो गया? 7 हो गया। तो जो बड़ा है उसका मासिक वेतन कितना है? अब यदि मैं देखूं कि 5 का जो औसत है वो 6 है, तो योग कितना है? 30। अब यहां पे अगर देखो तो 5 का जो औसत वेतन है वो 7 है, तो योग कितना है? 35। तो यानी कि पहले 30 था, बाद में 35 हो गया, यानी कि जो बड़ा है उसका मासिक वेतन कितना बड़ा है? ₹5। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि 5 का जो औसत है वो ₹62,000 है, तो योग कितना होगा? योग होगा 5 गुना 62,000। मल्टीप्लाई मत करना अभी इनकी। और नया जो औसत है उसका योग कितना होगा? उसका योग होगा 5 गुना 64,250 रुपए। अब इनका दोनों का क्या करना है? माइनस करना है, तो माइनस कर लो पहले। 5 गुना 62,000, 5 कॉमन लो तो 64,250 माइनस 62,000, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा? ये 0, 5, 2 और भाई 64,250 और 62,000, तो 0, 5, 2 और 2, यानी कि 2200। इसकी गुणा किस में करनी है? 5 में। तो 5 0 0, 5 पंजे 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 1 5 दूनी 10 और 1 11, यानी कि 11,250 रुपए बढ़ेगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं, आया हुआ सवाल है ये भी 2020 में कि यदि x माइनस वाई का 27%, x प्लस वाई का 13% है, तो x रेशियो वाई कितना होगा? तो x माइनस वाई का 27% यानी कि x माइनस वाई गुणा 27% बराबर x प्लस वाई गुणा 13%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, परसेंट से परसेंट कैसे कैंसिल हो? परसेंट का मतलब है 27/100 और बराबर 13/100, और 100 से 100 कैंसिल हो गया। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। अंदर गुणा करो इनकी कि 27x माइनस 27y बराबर 13x प्लस 13y। x x के एक तरफ और y y के एक तरफ, तो 27x माइनस 13x बराबर 13y प्लस 27y। तो कितना बचा ये? 14x बराबर 40y। क्या पूछ रहा है? x रेशियो y कितना होगा? इधर मल्टीप्लाई इधर किस में आएगा? डिवाइड में। तो x अपॉन y बराबर 40/14। 2 से 20 बार, 2 से ये 7 बार, तो यानी कि x रेशियो y कितना हुआ? 20:7। चलिए देखते हैं आखिरी सवाल जो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों आज का आखिरी सवाल जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, और मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत।